हर दिन एक के बाद एक ढेर सारी कंपनीज़ के आपको Q3 के रिज़ल्ट मार्केट में नज़र आ जाते होंगे। और Q3 के रिज़ल्ट्स में कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट बहुत हद तक सही आ रहे हैं, कुछ कंपनी के रिज़ल्ट काफ़ी हद तक गलत आ रहे हैं। यानी कि मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ऊपर से मार्केट का जो माहौल है वो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट में जनवरी के महीने के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई है। और जो हमने 2025 की शुरुआत देखी है, ये 2025 की शुरुआत मार्केट में इन्वेस्टर को उतनी खुशी नहीं दे पा रही है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वालों की जो धज्जियाँ उड़ गई हैं, साथ में मिड कैप लार्ज कैप सभी बात करें इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में हमको अभी गिरावट नज़र आती है। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अगर मार्केट 8 दिन भी रेगुलर अगर तेज़ी दिखा दे तो मार्केट में कुछ पॉजिटिव रैली की उम्मीद करेंगे। लेकिन अगर आप बीच में देखो तो अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता भी है, 0.5% अगर तेज़ी दिखा देता है निफ्टी में, या फिर 1% पॉजिटिव रैली दिखा देता है, तो भी मार्केट में कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो बिकवाली का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जनवरी 2025 में शुरुआत जो हुई है मार्केट में काफ़ी नेगेटिव हुई है, और जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम नज़र आया है, खास करके बिकवाली के परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर उसके बाद भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाजार भले ही गिरावट में चल रहा हो, काफ़ी नेगेटिव में हो, काफ़ी बात करें पिछले कुछ दिनों में माहौल ख़राब रहा हो, लेकिन Q3 के रिजल्ट मार्केट में काफ़ी हद तक इन्वेस्टर को काफ़ी आईना दिखा देते हैं कि कौन सी कंपनी की ग्रोथ अभी सही है, कौन सी कंपनी की ग्रोथ अभी गलत है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी ने नंबर जो लाए हैं, अपने जो रिजल्ट लाए हैं, उसमें कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कंपनी के शेयर प्राइस को फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे फंडामेंटल वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फंडामेंटल के बेस पे ही आप किसी कंपनी की ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हो कि वो कंपनी बिजनेस में अभी तो जैसा कर रही है बट आगे ग्रोथ कैसी कर पाएगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट एग्जांपल के लिए 100 करोड़ था और वो 3 महीने बाद अपने Q3 के रिजल्ट में कंपनी सीधे प्रॉफिट अपना 50 करोड़ ला दे, और अगर कंपनी का प्रॉफिट 50% मार्केट में दिख रहा है कि कम हो गया है, एकदम से 100 करोड़ से 50 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा और इन्वेस्टर के नज़र में उस कंपनी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। उसको लगेगा ही नहीं कि कंपनी में पैसा डालना चाहिए। तो बड़ा इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान देता है कि फाइनेंशियल बेस पे ग्रोथ कितनी है, कंपनी की सेल्स कैसी है, प्रॉफिट कैसा है। तो उस पॉइंट पे कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी आ जाती है तो वहां पर जितनी भी कंपनीज के Q3 के रिजल्ट अगर बाजार में सही लगते हैं तो उन पे जो है इन्वेस्टर का फोकस रहता है। भले ही आपको रिजल्ट आने के बाद शेयर नीचे जाते नजर आ रहे हो, कुछ खास तेजी का माहौल नहीं बनता देखने को मिल रहा हो, बट अंदर अंदर जो बात करें और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट होती है वो पब्लिकली आपको पता नहीं चलेगा ना कि किसने कितना पैसा लगाया है। लेकिन Q3 के रिजल्ट के बाद एक इन्वेस्टर जो होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसका विजन होता है 3 साल 5 साल 10 साल, जो भी विजन लेकर के वो इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे 6 महीने की करे चाहे 1 साल की करे, तो उनकी टीम प्रॉपर रिसर्च करती है। उसके बाद Q3 के रिजल्ट के बाद कंपनी सही है या फिर गलत है वो डिसाइड करती है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अभी हम 5 कंपनीज की बात करेंगे जिनके Q3 के रिजल्ट आने के बाद बड़ा इन्वेस्टर इन पे भी ध्यान दे रहा है। अब वो कंपनीज कौन सी है और नाम क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको फंडामेंटल कंपनी की बारीकियां वो सब आप खुद से रिसर्च करके देखोगे। बाकी हम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट कंपनियों के अच्छे आए हैं और अभी 1-2 दिन के अंदर जो मार्केट में डिमांड बढ़ती नजर आई है इन कंपनीज की, कहीं ना कहीं बात की जाए Q3 के रिजल्ट के बाद, तो उस पॉइंट पे इस चीज़ को हम ध्यान रख करके यहाँ टोटल जो 5 कंपनीज है उनको देखने वाले हैं। Q3 का रिजल्ट इन कंपनीज में काफ़ी हद तक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाला अभी की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। गिरावट के बाद भी बात की जाए मार्केट काफ़ी दबाव में है जनवरी 2025 के बेस पे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टर का जो ध्यान है वो ये 5 कंपनीज खींचने की कोशिश कर रही हैं, जैसा इनका Q3 का रिजल्ट मार्केट में अभी पब्लिश हुआ है कुछ दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली जो कंपनी निकल के आती है यह है इमामी। इसका Q3 का रिजल्ट मार्केट के अंदर आ गया है और आप सभी ने हो सकता है देखा भी होगा। तो इसका जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 7% से बढ़ा है, और कंपनी के अंदर आप रेवेन्यू देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक ग्रो हुई है मार्केट के बेसिस पे, और इसलिए इमामी में अभी लोगों का जो फोकस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी जो है आपको पता ही होगा FMCG कैटेगरी की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से काम करती है, और ऐसे में इसके रिजल्ट मार्केट के बेस पे काफ़ी पॉजिटिव नजर आए हैं और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है 996 करोड़ से 1049 करोड़ के हिसाब से। तो ऐसे में इमामी अभी जो है अटेंशन क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो आप देखोगे EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करें, डेफिशन वगैरह एमोरेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आपको 8% की ग्रोथ नजर आएगी। तो उस हिसाब से इमामी भी अभी बात की जाए तो इन्वेस्टर के हिसाब से थोड़ा डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड में नजर आ रही है। तो यहाँ चाहो तो आप इमामी पे भी अपना फोकस जो है वो रख सकते हो। अभी Q3 के रिजल्ट के हिसाब से इस पर भी अभी इन्वेस्टर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। बाकी एडवाइस नहीं है आपको, इस पर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो मार्केट रिजल्ट के हिसाब से।
उसके बाद यहाँ पे कैनरा बैंक का भी रिजल्ट कल के दिन आपने देखा होगा। कैनरा बैंक का भी Q3 का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया और इस बैंक ने भी अपने जो प्रॉफिट है इसको 12.25% से इंक्रीज़ किया है और यहाँ पर जो है इनका इंटरेस्ट इनकम है वो भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। अब आपको पता होगा बैंक हो या फाइनेंशियल कंपनी हो जो लोन देने का काम करते हैं उनका जो कमाई का मोटा हिस्सा जनरेट होता है, रेवेन्यू के जो सोर्स रहते हैं उसमें NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक भी लोन देने का काम करते हैं, तो इनके पास भी जो है ब्याज से कमाई काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। और कैनरा बैंक की बात करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी बैंक है और इसका नाम भी आपने ऑलरेडी कई बार सुना होगा, कई सारी सिटीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कैनरा बैंक का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा नज़र आया है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो एक हेल्थी ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ मार्केट के हिसाब से चाहिए थी उसमें नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो NII है उस हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे दबाव ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे है। बाकी मार्केट में हम देखेंगे तो जो रिजल्ट कंपनी का क्वार्टरली बेस पे इंप्रूवमेंट में आना चाहिए वो इन्वेस्टर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता नजर आ रहा है। तो कैनरा बैंक भी अभी इन्वेस्टर के फोकस में नजर आ रही है। यहाँ पर अगली कंपनी है EPI ग्राल, इसका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है और इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से बात की जाए तो मोर देन डबल आपको ग्रोथ नजर आ रही होगी। जो कि बात करते हैं मार्केट के हिसाब से, जब कल रिजल्ट आया तो उसमें 5% की तेजी भी हमने देखी थी इसके Q3 के रिजल्ट के बाद। तो उसमें भी अभी फोकस लोगों का बना हुआ है, क्योंकि Q3 का रिजल्ट मार्केट को बात की जाए तो एक तरीके से ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक अभी बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव तो ऐसे भी बहुत सारे माहौल है मार्केट में। FIS एक पहला रीज़न बन जाता है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें रुपीज़ अपना वीक हो रहा है तो वो भी एक पहला दूसरा रीज़न बन जाता है। तीसरा, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है। चौथा, US में कुछ दिक्कत हो जाए तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पांचवा, चाइना या फिर बहुत और दूसरे देशों में कुछ अगर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट है ग्लोबली मार्केट के बेसिस पे तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो कंपनी है केमिकल के बेस पे काम करती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसका कल के दिन बात करें रिजल्ट हम सभी ने देखा और इसकी जो ग्रोथ रही है वो अगर आप देखोगे तो एक साल पहले कंपनी 49 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी और अभी कंपनी का प्रॉफिट जो है 103 करोड़ के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग सेल्स भी कंपनी की बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ इनकम में 37% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, जो कि 473 करोड़ से 649 करोड़ के आसपास है। तो इसका जो Q3 का रिजल्ट है काफ़ी अच्छी बात की जाए तो गिरावट के बाद अभी देखा जाए तो प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज को काफ़ी ध्यान दे रहे होते हैं कि कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जिसका रिजल्ट अच्छा आया तो उसमें हम पैसे बनाने के मौके देख ले। तो उसमें भी इस कंपनी अभी लोग नज़र में जो है वो बनी हुई है, तो उस पर भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, एडवाइस नहीं कि इसको आप बाय करो। Q3 के रिजल्ट आने के बाद चर्चा में रहने वाली यहाँ पे कंपनी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है, जिसका IPO आपने 2024 के हिसाब से ही देखा है। तो इसका भी Q3 का रिजल्ट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर 25% से इंक्रीज हुआ है और इनका जो NII है यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो राइज हुआ है 25% से। तो ये अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे जो ब्याज से कमाई है वो भी अच्छी खासी इसमें बढ़ती नजर आ रही है। तो फाइनेंस के बेस पे पैसा कहाँ से बनता है तो आपको अच्छे से पता होगा और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जंप अच्छा आया है। थर्ड क्वार्टर के अंदर आप देखो तो 25% का जंप यहाँ पे प्रॉफिट के बेस पे नजर आ रहा है। कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर ये बिगेस्ट होम लोन फाइनेंसर है, यानी कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे 63.5 मिलियन डॉलर के आसपास की यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रही होगी। प्रॉफिट इनका 548 करोड़ के आसपास का है और 3 महीने के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, जो कि 437 करोड़ से आप देखो तो बढ़ करके यहाँ 548 करोड़ के आसपास है और हमारे भारत देश की सबसे बड़ी होम लोन फाइनेंस करने वाली कंपनी है। तो ऐसे में इसकी चर्चा होने तो बात जाहिर सी बात है और डिमांड अभी इंडिया के अंदर घरों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में स्पेशली प्रीमियम रेजिडेंस की बात करें तो ये अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कुछ क्वार्टर्स के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पे Q3 के बेस पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अभी इन्वेस्टर के नज़र में अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट के बाद आता हुआ देखने को मिलता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी Q3 रिजल्ट आने के बाद अभी काफ़ी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो एक अटेंशन क्रिएट करता नजर आ रहा है Q3 रिजल्ट के बाद। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, टायर बनाने वाली कंपनी है, इसको आप अच्छे से जानते हो कि BKT के नाम से पॉपुलर है। तो यहाँ पे 47% के आसपास इसका भी जो प्रॉफिट है वो राइज हुआ है दिसंबर 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में अगर आप देखो तो इसका सेल्स बढ़ा है 12.5% से, जो कि सेल्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है इनका 47% से, 2560 करोड़ की सेल्स, 449 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट नजर आता है। और ये प्रॉफिट अभी कुछ टाइम पहले बात करेंगे तो ये 305 करोड़ का था
और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2024 में अगर आप ग्रोथ की पॉइंट की बात कर रहे हैं या फिर हम एक साल के साथ डेटा की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। 300 से 400 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है और सेल्स भी काफ़ी अच्छा एक नंबर के साथ इंक्रीज़ हुआ है। 2200 करोड़ का कंपनी का सेल्स 2500 करोड़ के आसपास आया। तो ऐसे में ये भी अभी इन्वेस्टर के ध्यान में बना हुआ है Q3 के रिजल्ट काफ़ी सही पब्लिश करने के बाद। तो जितनी भी हमने यहाँ पे 5 कंपनी डिस्कस की, इनको हमने मार्केट में एक नॉलेज के हिसाब से डिस्कस किया है। कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाय कर लो, मार्केट के हिसाब से हमने सिर्फ आपको लर्निंग की बात कही है और आपको लर्न करना ही है तो मैं तो हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक बार इसको पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़ोगे तो मार्केट में आपको वो सब चीज़ें समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी जो मार्केट के लिए बात की जाए या फिर एक इन्वेस्टर के लिए समझना ज़रूरी है। खास करके ऐसे लोगों को जिनको बात की जाए तो ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, जिनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बेस पे या फिर हमको एक बिज़नेस किस तरीके से ग्रो होता है और कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमको फेस करना पड़ता है जब नए बिगनर्स होते हैं। तो उस कंडीशन में नए लोगों के लिए खास करके बात की जाए तो मार्केट के बेसिस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है, तो इसको रीड करना आप मत भूलिएगा। लिंक हम हमेशा की तरह आपके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप लिंक के ज़रिए पहुँच सकते हो।